ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष का राशिफल लेकर। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामना आप सभी को नए वर्ष की। यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, ढेर सारी उम्मीदें लेकर आए और आप अपने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको खुशियां मिले, ऐसी मेरी शुभकामना और बधाई। अब बात करूंगा मैं आज कि क्या जो है वो आपके लिए नए वर्ष में सितारे कह रहे हैं। एक एक करके हर राशियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि जो यह राशिफल मैं बताने जा रहा हूं यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, पूरे वर्ष का राशिफल है, सामान्य है, एक तरह से सारांश जैसा रहेगा, क्योंकि आपसे मुलाकात तो साप्ताहिक राशिफल में, गोचर में, मासिक राशिफल में और महत्वपूर्ण अवसरों पर होती रहती है। लेकिन एक वर्ष का जैसे होता है कि भाई एक सामान्य एक दृष्टि डाल लिया जाए कि भाई ये वर्ष किस प्रकार का परिणाम किस किस क्षेत्र में देने वाला है। चाहे हमारा स्वास्थ्य का मैटर हो, चाहे हमारे कैरियर का मामला हो, आर्थिक मामले हो, रिश्तों का मामला हो, कोई सुख दुख की संभावना हो, उसको जो है और किस क्षेत्र में हमें सावधानी रखनी है और किस क्षेत्र में हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा राशिफल में। पूरा जो राशिफल हम बात करते हैं, देखते हैं जब पूरे वर्ष का, तो जो चार महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनको ध्यान में रख करके बात की जाती है मुख्यतः, और बाकी तो ट्रांजिट हर महीने लगभग होता है, हर महीने दूसरे महीने में, तो वो प्रभाव बदलता जाता है। लेकिन जो मुख्य बातें इस वर्ष में देखने लायक हैं वो ये है कि जो पूरे वर्ष पर्यंत जो शनि रहेंगे, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में 17 जनवरी को ही आ रहे हैं कुंभ राशि में, और फिर पूरे वर्ष पर्यंत जो है वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु केतु मेष और तुला में है, और ये 29 नवंबर तक, यानी लगभग ये भी 11 महीनों तक, 12 में से 11 महीने तक यह मेष और तुला राशि को प्रभावित करेंगे। अंतिम माह में यह जो है वो मीन और कन्या को प्रभावित करेंगे, तो लगभग इनका प्रभाव भी मेष और तुला पर पूरी तरह से बना रहेगा। बृहस्पति देव जो हैं वो पहले क्वार्टर में अप्रैल तक पहले जो 4 महीने हैं शुरुआत के, लगभग 22 अप्रैल तक मीन राशि में है, स्वराशि में, और उसके बाद पूरे वर्ष पर्यंत तक जो बाकी के 8 महीने हैं उसमें वह मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इन सभी का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जो साढ़े साती का प्रभाव है, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो साढ़े साती पर, ढैया पर मैंने दे दिया है, लेकिन जो साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है इस पूरे वर्ष पर्यंत, वह मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहेगा। मकर का अंतिम, कुंभ का मध्य और मीन राशि के लिए साढ़े साती इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। ढैया का जो प्रभाव रहने वाला है वह इस पूरे वर्ष पर्यंत वह कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर रहेगा। एक चीज़ और, इस हर वर्ष की भांति मैं दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मेरे यहाँ जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ आप लोगों के लिए पूजा अनुष्ठान होता रहता है। 9 वर्ष पर भी पूरे 9 वर्ष के मंगल कामना के लिए हवन यज्ञ और अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। पिछली बार और उसके पहले कम समय के लिए किया गया था, तो अनुभव ऐसा आया कि अधिक लोग प्रयास चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूरे घर परिवार के नाम से पूजा हवन नए साल के मंगल कामना के लिए हो जाए। तो इस बार 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 20 दिन का समय रहेगा, जिसमें किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार आप अपने लिए दिन सुरक्षित कर सकते हैं। और यह सामूहिक नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल के लिए, उसके परिवार के लिए, कल्याण के लिए पूजा और हवन का विधान किया जा रहा है, जो 1 दिसंबर से हमारी साइट पर उसकी बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी, आप उसको बुक कर सकते हैं। अब एक एक करके राशियों का हाल जानेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने, इस वर्ष में आपके लिए। मिथुन लग्न जिनकी है, आपकी जो लग्न राशि है मिथुन है, यानी जब आपका जन्म हुआ है तो मिथुन लग्न उदय हो रही हो, चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर चंद्रमा भी बैठे हैं तब तो और प्रभावशाली हो जाएगा, लेकिन लग्न राशि जिनकी मिथुन है उनके लिए इस वर्ष की अगर स्थिति पूरी देखी जाए, पूरे वर्ष में किस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए स्वास्थ्य का जो क्षेत्र था वो पिछले कुछ समय से प्रभावित हो रहा था। ग्रहों के दृष्टिकोण से हो सकता है आपकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही हो तो प्रभाव ना हो, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के वर्ष पीछे अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन यह वर्ष जो है वह पुरानी समस्याओं से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति और नई समस्याएं अब जन्म ना लें। अब अगर कोई मार्केस की ही दशा मंगल की या चंद्रमा की ना चल रही हो
तो मैं नहीं कह सकता, अन्यथा लगभग यह वर्ष जो है आपको पुरानी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का है और स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी समस्या जो है उत्पन्न होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो स्वास्थ्य के मामले में पीछे की समस्याओं से मुक्ति, नई समस्याएं जन्म ना लें, ऐसा यह वर्ष संकेत दे रहा है। अगर मंगल में चंद्रमा और अगर उसके अंदर बुध आ गए तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से, मैं इस वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वर्ष में अगर इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल मुख्य मार्केश हो जाते हैं, सहायक चंद्रमा हो जाते हैं, बुध के परम शत्रु हैं दोनों। और कभी भी मार्केश की महादशा में अगर लग्नेश की अंतर्दशा आए और उस समय लग्नेश जो है वो आपके लग्न को न देख रहा हो, वहाँ पर दृष्टि ना हो या वहाँ बैठा ना हो, कहीं पाप स्थान पर हो, तो वैसे में थोड़ा स्वास्थ्य का मामला संवेदनशील हो जाता है, बाकी ग्रह चाहे कहीं बैठे रहें। लेकिन जो शनि के प्रभाव के कारण अष्टम शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, ढैया का प्रभाव खत्म हो रहा है आपके ऊपर से, तो जो अष्टम शनि के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही थी वो अब समाप्त हो रही है और लगभग कोई भी ग्रह स्थायी रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है जो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे। तो इस दृष्टिकोण से यह वर्ष बेहतर दिखाई दे रहा है, प्रसन्न होने की बात है। सप्तम भाव पर केतु रहेंगे और केतु जो है वो गुरु के अप्रैल तक केवल अकेले केतु रहेंगे। वैसे में यह संतान प्राप्ति के लिए ठीक समय नहीं है। अगर जो लोग ऐसे युवा दंपत्ति जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हों या प्रयास करना चाहते हों, वो अप्रैल तक थोड़ा सा एफर्ट ना करें, क्योंकि सफलता जो है वो संदिग्ध है। केतु संतान के लिए पंचम भाव में सबसे अधिक नकारात्मक ग्रह हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाएं अप्रैल तक, और हालात बने रहेंगे नवंबर तक, लेकिन कम से कम जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो थोड़ी शुभता आने की संभावना रहेगी। अन्यथा यह वर्ष संतान के पूरे वर्ष ही संतान प्लानिंग के लिए नवंबर तक का अच्छा नहीं है, लेकिन कम से कम अप्रैल से पहले तो और संवेदनशील है, तो योजना ना बनाएं। और अगर महिला है, कोई गर्भवती हैं आप, तो आप अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यह जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति उस दृष्टिकोण से बना रहे हैं। अब और हाँ, एक चीज़ और, संतान के मामले में थोड़ा असंतुष्टि भी उत्पन्न करते हैं और संतान को कुछ कष्ट होने के संकेत भी यह देते हैं। तो संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। गर्भस्थ नहीं है, प्लानिंग के लिए भी संवेदनशील, गर्भस्थ शिशु है उसके लिए भी संवेदनशील, और बच्चा है आपका उसके लिए भी थोड़ा संवेदनशील स्थिति यह बनाते हैं। बाकी वास्तविक चीज़ें तो जब उसकी अपनी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह गोचर में किस प्रकार के योग हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी कुंडली थोड़ा सा वहाँ से कुछ संवेदनशीलता बना रही है, संवेदनशील हो रही है, उस पर ध्यान देना होगा। अब कैरियर की बात कर लिया जाए। कैरियर के मामले में यह वर्ष जो है वो वर्ष का प्रारंभ ही रुके हुए कामों में गति देने वाला होगा। काम में मैं कह रहा हूँ, कामों में गति देने वाला होगा, ख्याति बढ़ेगी, भाग्य का साथ रहेगा। और केतु पंचम में है, शनि भाग्य स्थान पर हो रहे हैं नवम में, गुरु दशम में है। जबरदस्त आध्यात्मिक विचारों का सृजन होगा, भाव जो है काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, और हो सकता है कि इस वर्ष जो लोग उस दिशा में काम करते हैं कुछ अप्रत्याशित काम कर जाएं, कुछ अप्रत्याशित अच्छा काम कर जाएं जिससे बड़ी ख्याति मिले। मिथुन लग्न के वे जातक जो धार्मिक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, लेखन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, ज्ञान के कार्यों से जुड़े हुए हैं, लोगों को दिशा देने के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष अप्रत्याशित ख्याति जो है वो देने की ओर संकेत कर रहा है। जो लोग नहीं भी हैं उनका भी सामान्य स्वभाव, क्योंकि मिथुन लग्न वैसे बहुत धार्मिक लग्न नहीं है, लेकिन ग्रहों का ऐसा प्रभाव है इस वर्ष में कि वह आपको बहुत अधिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का उदय देने वाली है, बहुत अधिक, और आप जो है उसके प्रति प्यास भी जगाएगी, तो ज्ञान अर्जित भी आप करेंगे। और जो लोग इस काम में हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, जो अकल्ट प्राच्य विधाओं में और ज्ञान की चीज़ों में उनके लिए तो कहना ही क्या है, वर्ष बहुत उत्थान परक है। तो ख्याति, सम्मान, काम में वृद्धि, इन सब चीज़ों के लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रतिकूलता कहाँ पर दिख रही है थोड़ी सी, राहु एकादश में है। एकादश भाव के राहु वैसे तो राजयोग बनाते हैं, धन के मामले में अप्रत्याशित धन देते हैं और प्यास भी नहीं बुझने देते, क्योंकि पंचम में केतु भी होंगे। केतु जो है वो इच्छाओं को बढ़ा देता है,
और राहु जहाँ पर है उसके उसके भाव में जो है वो अस्थिरता भी देगा, बेचैनी भी देगा और महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ाएगा, प्यास बुझेगी ही नहीं। तो यह जो है वो आय के प्रति बहुत अच्छा संयोग था। लेकिन जब शनि भाग्य स्थान पर आ रहे हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव में जहाँ राहु विराजमान है। शनि और राहु का जब प्रभाव होगा तो यह आपके इनकम को स्लो कर देगा। और जैसे मैंने कहा कि यह वर्ष ख्याति का है, ज्ञान का है, खूब प्रसिद्धि होगी, काम में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। लेकिन हो सकता है बहुत लोगों का धन फंसे, जो है वो पैसे उस हिसाब से नहीं आए जिस हिसाब से आना चाहिए। तो आय में कुछ न कुछ रुकावट, असंतुष्टि और बाधा का बोध जो है वो आपके लिए हो, ऐसी संभावना यह वर्ष बना रहा है। उसके लिए क्या प्रयत्न करें, क्या प्रयास करें, वो मैं राशिफल के अंत में आपको बताऊंगा कि उपचार क्या करना चाहिए। लेकिन मेरी समझ से इनकम में रुकावट महसूस करेंगे और फ्लो नहीं रहेगा। जैसे होता है ना कि पाइप में बहुत तेज़ फ्लो है पानी का, लेकिन उसमें कहीं कुछ बीच में फंस रहा है, तो ये फंसने जैसी स्थिति थोड़ी सी शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, राहु की उपस्थिति और शनि की दृष्टि, वो बनाएगा। यानी आय में थोड़ी आपको जो है वो बाधा उत्पन्न रहे, ऐसे संकेत हैं। करीबी लोगों के साथ रिश्तों में कुछ मनमुटाव, और उधर से जैसे मैंने कहा कि ये ना आध्यात्म की ओर रुचि, तो जब आदमी आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है तो वह रिश्तों में खटास तो नहीं लाएगा, लेकिन उदासीनता भी उत्पन्न कर देता है। बहुत केयर नहीं होता कि कौन अच्छा मान रहा है, कौन बुरा मान रहा है। तो दूसरे लोग थोड़ा इससे प्रभावित होते हैं। मतलब आप तो नहीं प्रभावित होंगे किसी की अच्छाई बुराई से, लेकिन दूसरे लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं और कुछ हद तक, कुछ लोग नाराज़गी के हद तक जो है वो प्रभावित आपसे हो सकते हैं। वाद विवाद, कर्ज, शत्रु, ये स्वतः जो है वो परास्त होंगे। आपको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कहीं आपका कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, कहीं कोई शत्रुता आपसे मोल ले रहा हो, कहीं कोई विषम परिस्थिति हो, वह स्थिति जो है आपके पक्ष में आएगी और स्वतः चीज़ें जो है समाप्त होंगी। जो आपको परेशान करने वाली चीज़ें हैं वह स्वतः समाप्त होंगी। ऐसा योग इस वर्ष बन रहा है। विवाह और रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों को लेकर के आतुरता बढ़ेगी, पैनिक रहेंगे, बहुत उत्साह में रहेंगे, अति उत्साह में कुछ मामलों में रहेंगे। अप्रैल के बाद की जो स्थिति है वह जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा अवसर बना रहा है और बड़े जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। मतलब हो सकता है कि उससे पहले एकदम ठहरे हुए पानी की तरह और अचानक फ्लड आ जाए। वैसे अचानक भाव उत्पन्न होगा, नहीं अब तो बस कर लेना है, तुरंत कर लेना है। मतलब एक क्षण में आपको कोई पसंद आ जाए और बस उसको फाइनली कर देना है। तो उस तरह की स्थिति अप्रैल के बाद बहुत से लोगों के लिए बन रही है। प्रेम संबंध और बेहतर होंगे, उसमें और भाव, आवेश, आवेग का जो है वो प्रवाह रहेगा, खूब उसमें विस्तार रहेगा। नए रिश्ते भी कुछ लोगों के पनप सकते हैं। और उसके साथ साथ जो लोग अपने रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि देखिए कर्म हमेशा प्रभावित, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हम ना लिव इन में रह रहे हैं या मेरा है रिलेशन चल रहा है लंबे समय से, विवाह कब होगा। तो भाई जब आपका रिश्ता चल ही रहा है या लिव इन में रह ही रहे हैं तो विवाह हो गया ना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो अब जो है वो उसमें तो आपने बस सामाजिक कर्मकांड नहीं किया, और वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से होता है। ऐसा तो है नहीं कि अग्नि के आगे फेरे लेंगे उसी को विवाह कहेंगे। अलग अलग धर्मों में अलग अलग विवाह का प्रबंध है। कहीं अंगूठी पहना के हो जाता है, कहीं फूल दे के हो जाता है, कहीं किस करके हो जाता है विवाह। तो आवश्यक नहीं होता। इसीलिए विवाह को ही विवाह ज्योतिष नहीं मानता। और अब हम लोगों के धर्म में, आप पूरे विश्व में अगर देखा जाए विवाह की बहुत पद्धतियां हैं। तो वो एक सामाजिक कर्मकांड है, ये कानूनी कर्मकांड है कि आपने उसको पेपर वर्क किया कि नहीं किया। लेकिन अगर आप कहीं गहरे रिश्ते में हैं या आपका प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा है तो आप विवाहित हैं। तो उस प्रकार का यह वर्ष योग बना रहा है कि आप सामाजिक कर्मकांड करें या ना करें, आप कानूनी जो है मान्यता दें या ना दें, या समाज में उद्घोषणा करें या ना करें, लेकिन यह रिश्ते को प्रगाढ़ और स्थिरता की ओर बढ़ाने वाला यह वर्ष आपके लिए बन रहा है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा व्यापार में वृद्धि का संकेत यह वर्ष दे रहा है। चीज़ों को जो है वो नए आयाम, नई स्थिरता और व्यापार में वृद्धि का योग यह जरूर दे रहा है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि आय के प्रवाह में थोड़ी कमी महसूस होगी।
तो अब बात कर लिया है थोड़ा उपचार का। एक क्षेत्र जो दिख रहा है सेंसिटिव, वो बच्चों के दृष्टिकोण से दिख रहा है। केतु संबंधी अनुष्ठान ही करा डालिए तो अच्छा है, या गणेश जी की पूजा और उनका अनुष्ठान। भगवान गणेश के बीज मंत्र से ओम गंग गणपतये नमः स्फटिक की माला पर अगर स्वयं कर सकते हो तो 1.25 मंत्रों का जप कर लीजिए या करवा दीजिए। अगर संतान से संबंधित कहीं कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे रही हो तो, और साथ ही साथ केतु से संबंधित, क्योंकि कुछ चीज़ें ना रत्न या दान से ठीक नहीं होती। वैसे दान तो उपचार का हिस्सा ही नहीं है, इस पर कभी वीडियो दूंगा कि दान उपचार का हिस्सा नहीं है, कि हम सोचें कि हम दान कर दे रहे हैं और ये जो है ग्रह इसका प्रभाव खत्म हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो दान पर मत आश्रित रहिए, कर्म पर आश्रित रहिए और दैवी कृपा पर आश्रित रहिए। स्वतः कर सकते हो केतु और गणेश जी की पूजा, शांति पूजा, तो आप करिए, अन्यथा किसी विशेष योग्य व्यक्ति से आपको करवाना चाहिए, क्योंकि वह क्षेत्र प्रभावित दिखाई दे रहा है। शनि और राहु के प्रभाव में भी भगवान गणेश की पूजा कारगर होगी, क्योंकि जब मांदी या स्लो योग बनता है तो मैं हमेशा कहता हूँ शनि 7.5 में भी कि स्वास्थ्य की समस्या हो तो शिव की उपासना, शत्रु बाधा हो तो शनि और हनुमान जी की उपासना पूजा, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत ज़्यादा हो और आप एकदम सही हो, बजरंग बाण का तो ऐसे पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नियमित पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष प्रयोजन से अनुष्ठान स्वरूप और आप बिल्कुल सही हों तो बजरंग बाण का जो है वो आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर कैरियर की बाधा है तो भाई फिर शनि देव की शांति और राहु की शांति के साथ साथ भगवान गणेश की उपासना और पूजा करिए। तो गणेश जी, यह वर्ष अगर मैं कहूँ तो यह वर्ष गणेश उपासना का वर्ष है आपके लिए। भगवान गणेश की उपासना नियमित करते रहिए, संभव हो तो 1.25 लाख, नहीं संभव हो तो 51,000 और नहीं संभव हो तो 21,000 मंत्रों का जप स्फटिक की माला पर आप विश्व के किसी कोने में रहते हैं कर डालिए, स्वतः कर डालिए, या किसी प्रोफेशनल से अच्छे तरीके से करवा के फिर हवन यज्ञ करा के दान वगैरह कराइए। कुछ भी नहीं होता है तो सुबह उठ करके थोड़ी देर भगवान गणेश का ध्यान, उनका जो ध्यान मंत्र है, कोई श्लोक, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ऐसे ध्यान कर लिया। फिर ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ऐसे थोड़ी देर आप मंत्र जप कर लीजिए। अगर स्फटिक की माला हो तो उस पर, या रुद्राक्ष की माला पर, और यह वर्ष खूब मंगलकारी बना डालिए अपने कर्मों से। तो यह था इस वर्ष का सारांश, एक सारांश स्वरूप लेखा जोखा इस वर्ष के लिए, आपके लिए, कि किस प्रकार के ग्रह जो है वो संभावित परिणाम देने की ओर संकेत कर रहे हैं। आप अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से और ईश्वर की कृपा से इस वर्ष को और बेहतर बनाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी से आपके लिए यह वर्ष आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सभी से विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।